हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर सरिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नाम से ही पता चल गया होगा कि हम इसमें स्टडी करने वाले हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन को, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कौन से करैक्टर इनहेरिट हो रहे हैं और कौन सी जो है वेरिएशन आ रही है, तो वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आएंगे, क्योंकि ये यूनिट जो है, ये पूरा का पूरा यूनिट बहुत बड़ा है और इसमें जो बहुत ज्यादा वेटेज है इस यूनिट की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में हम सबसे पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है, जैसे हम बोलते हैं, प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफर होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है घर में, तब भी हम सबसे पहले क्या चीज देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि ये मम्मी से मैच कर रहा है या फिर पापा से। तो यानी कि कौन से कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, उस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी बोलते हैं। अब हेरिडिटी जो है हमारा, हेरिडिटी जो है वो कैसे होगी? यानी जीन्स ट्रांसफर होंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तभी तो कुछ कैरेक्टर्स मैच करेंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है? इट इज द प्रोसेस और मैकेनिज्म थ्रू विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है? क्या वो जीन रिसेसिव है या डोमिनेंट है? वो जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे है, कैसे ट्रांसफर हो रही है, ये क्या है? एक मैकेनिज्म है पूरा। उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। ये मींस मैकेनिज्म क्या है उस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स का, उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या होती है? हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाफ जो क्रोमोसोम नंबर कहां से आता है? मदर से आता है, और हाफ जो है वो फादर से आता है। तो जो टोटल कॉम्बिनेशन बनता है 46 क्रोमोसोम का, ठीक है, हाफ जो है वो कहां से आ रहे हैं क्रोमोसोम? मदर से, हाफ फादर से। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा 46 क्रोमोसोम का, वो वेरी करता है। इसीलिए क्या होता है? वेरिएशन आती है कुछ कैरेक्टर्स में, जो कि ऑफस्प्रिंग जो है कंप्लीटली मैच नहीं करता है अपने पेरेंट्स से। तो जो डिफरेंस आता है कैरेक्टर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ओके, सो अब कैसे कैसे जो जीन्स ट्रांसफर हो रही है, कैसे जीन्स ट्रांसफर हो रही है, कैसे कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको स्टडी करने के लिए मैंडल ने क्या किया? मैंडल ने स्टडी किया कि कैरेक्टर्स को, वो जानना चाहता था कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो उसके लिए उसने क्या किया? स्टडी किया किस पे? पी प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, पी प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। 7 इयर्स के लिए उसने कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट किए, और कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है नोटिस किए उसने। ठीक है, मैंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स को नोटिस किया? स्टेम की हाइट को, स्टेम की हाइट को, फ्लावर के कलर को, फ्लावर की पोजीशन को, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप और सीड कलर। अब ये यहां से हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ, which one among these characters were used by Mendel to study the inheritance? अगर आपको वो कैरेक्टर्स याद होंगे तो आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये कैरेक्टर्स आपने कैसे याद रखने हैं? पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए मैंडल ने, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इनहेरिटेंस के लिए कौन से कैरेक्टर्स नोटिस किए उन्होंने? स्टेम, हाइट। सबसे पहले हमें पता है
पी प्लांट का स्टेम होगा। स्टेम के ऊपर हम कैसे याद रखेंगे, स्टेम की हाइट टॉल है या ड्वार्फ है। फिर स्टेम के ऊपर हमें पता है फ्लावर लगते हैं, फ्लावर की कलर क्या है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, ये भी नोटिस किया। अब फ्लावर्स से क्या बनेगा आगे, आफ्टर फ्लावर्स के आगे आगे जो क्या बनेगा, जो फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आफ्टर पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, क्या बनेगा, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। यहाँ पे क्या है, पॉड है, पॉड की शेप कैसी है, पॉड का कलर कैसा है, और उसके अंदर जो ओव्यूल है उससे क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, सीड की शेप और कलर। तो ये कैरेक्टर्स आपने याद रखने हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं, स्टेम, स्टेम के ऊपर फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, फ्लावर से आगे जो बनेगा फ्रूट और सीड बनेगा, तो वो उनकी शेप क्या है, उनका कलर क्या है, ये आपने याद रखना है। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, उन्होंने सबसे पहले मैंडल ने क्या किया, मैंडल ने पी प्लांट्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले पी प्लांट पे स्टडी क्यों किया। देखो हम ह्यूमन बींग्स में इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, जनरेशन टाइम ज्यादा है। पी प्लांट जो है उसको हम इजिली नोटिस कर सकते हैं, इजी टू ग्रो है, बहुत सारा सैंपल साइज ले सकते हैं, ठीक है, और ये इजी टू हैंडल भी है। तो हमने क्या, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। अब पी प्लांट में उन्होंने सिंगल सिंगल कैरेक्टर को भी नोटिस किया और उन्होंने दो दो कैरेक्टर्स को भी नोटिस किया कि ये दो कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट हो रहे हैं और सिंगल कैरेक्टर कैसे इनहेरिट हो रहा है। तो सिंगल कैरेक्टर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस देखी, यानी कि सिंगल कैरेक्टर की इनहेरिटेंस देखी कि प्लांट टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो इसकी इनहेरिटेंस देखने के लिए उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक टॉल प्लांट ले लिया, ठीक है। अब टॉल प्लांट को कैसे इंडिकेट करेंगे, विद कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक स्मॉल प्लांट ले लिया, प्योर स्मॉल प्लांट ले लिया, ये एक लिया उन्होंने टॉल प्लांट, एक लिया ड्वार्फ प्लांट या फिर स्मॉल प्लांट, एक लिया ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है। अब जो टॉल प्लांट था उसको उन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया इनका। दो प्लांट्स, हमें पता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं किसके, पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, पी प्लांट जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है और जब अपनी मर्जी से पॉलिनेशन करवानी है तो क्या होगा, यहाँ पे जो टॉल वाले फ्लावर्स के एंथर है उनको रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ वाले जो स्मॉल है उसके जो पॉलन को अगर हम इस प्लांट के ऊपर, इस फ्लावर्स के ऊपर वो कर देंगे, शेड कर देंगे, तो क्या होगा, आगे जो फर्दर क्या बनेगा, उसकी फर्टिलाइजेशन से क्या ऑफस्प्रिंग बनेगा। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई अपने डिजायर्ड कैरेक्टर को देखने के लिए कि इसकी इनहेरिटेंस कैसे हो रही है। अब इन्होंने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाया, यानी कि क्रॉस का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, क्रॉस का मतलब यहाँ पे है क्रॉस पॉलिनेशन करवाना। क्रॉस पॉलिनेशन होगी इनमें तभी तो आगे फ्यूचर ऑफस्प्रिंग बनेगा, है ना। प्लांट में हमने पढ़ा था ना, पॉलिनेशन होगी फिर फर्टिलाइजेशन होगी फिर नेक्स्ट प्लांट बनेगा एम्ब्रियो से। तो सेम यहाँ पे इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा, फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा, फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट जो है वो टॉल बने। क्या बने, टॉल बने। F1 जनरेशन वाज टॉल। तो इससे क्या नोटिस किया उन्होंने कि एक टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था, आगे जो जनरेशन बनी वो बनी टॉल। यानी कि इन दोनों कैरेक्टर, इसमें ये कैरेक्टर उनको नहीं मालूम था ये जीन्स हैं क्या है, उनको इतना मालूम है
कि यहाँ पे जो टॉल वाला प्लांट है, ड्वार्फ वाला प्लांट है, इनकी क्रॉस पॉलिनेशन जब करवाई तो आगे ऑफस्प्रिंग में एक ही कैरेक्टर शो हुआ, यानी कि पेरेंट्स का एक ही कैरेक्टर शो हुआ टॉल वाला। तो उनको समझ में आया कि जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो ड्वार्फ वाले कैरेक्टर के ऊपर डोमिनेंट है, वो ही एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, टॉल वाला कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है ड्वार्फ के ऊपर। अब टॉल वाले को फर्दर उन्होंने सोचा कि अब ये देखते हैं कि ये जो अब टॉल और इसका जो ड्वार्फ वाले को जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो टॉल बना, टॉल को फर्दर उन्होंने जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सेल्फिंग करवाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग का क्या मतलब है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना। सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाई तो यहाँ पे क्या होगा, गैमेट्स कौन से बनेंगे, इसके, इस वाले के बनेंगे, ये इसके भी बनेंगे, ये गैमेट्स बनेंगे। अब यहाँ पे फर्दर जो ऑफस्प्रिंग बने, यहाँ पे देखो कैसे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, गैमेट्स तो रैंडमली फ्यूज होंगे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने देखा कि 3 जो है, 3 टॉल बन गए और 1 ड्वार्फ बना। 3:1 की रेशो में क्या हुआ, आगे जो F2 जनरेशन में 3:1 जो है रेशो आई है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि जो टॉल के अंदर अभी भी वो जो कैरेक्टर था वो मिक्स नहीं हुआ था, टॉल और टॉल के अंदर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो एलील था ये मिक्स नहीं हुआ था, वो फर्दर सेपरेट हो जाते हैं, तभी हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन पाते हैं। तो जो 3:1 रेशो है और 3:1 रेशो है ये हमारे पास, ये है फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, अब हम जीनोटाइप देखें इसका, तो देखो यहाँ पे दोनों टी है, यहाँ पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है और एक स्मॉल टी, तो 1:2:1 रेशो। यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशो क्या हो गई, 1:, सॉरी, यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशो क्या होगी, 1:2:1। ठीक है, ये होगी इसकी जीनोटाइपिक रेशो। ये बात समझ में आई। अब यही चीज देखने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने इसी के बेसिस पे, ये क्या था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ, देखो क्रॉस जब भी कर रहे हैं, जब भी 2 प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं तो बाकी के कैरेक्टर्स भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोला, क्योंकि वो सिर्फ एक कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को नोटिस कर रहे हैं। वो सिर्फ एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को नोटिस कर रहे हैं, यानी कि ये एक कैरेक्टर आगे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उनको ये मालूम चला कि टॉल और ड्वार्फ में से एक डोमिनेंट है, एक कैरेक्टर, एक रिसेसिव है। ऐसा क्यों है बेटा, जो पेरेंट्स हैं जब आगे फ्यूचर जो ऑफस्प्रिंग बनना है तो उसमें क्या होगा, पहले गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा, गैमेट्स में हमें पता है ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्रोमोसोम पे मान लो, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी था, दूसरा उसी के जैसा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उस पे भी कैपिटल टी हो सकता है। अब यहाँ पे स्मॉल टी, तो इसके भी क्या होंगे, आगे गैमेट्स बनेंगे। ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन मियोसिस होगी तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक जो गैमेट में ये आएगा, एक में ये आएगा, एक में ये आएगा और एक में ऐसे आएगा। अब इसका जो गैमेट कोई भी रैंडमली फ्यूज कर सकता है, तो यहाँ पे देखो जितने भी गैमेट्स हैं उन सब ने क्या बनाया, यहाँ पे जब फ्यूज हुए ये तो गैमेट्स, तो क्या बना था, टॉल 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 बने थे। ठीक है, तो यानी कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक तो ये पता चला एक कैरेक्टर दूसरे पे डोमिनेट कर रहा है, दूसरा
ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये जो हमें मालूम है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का सेट है। सॉरी, ये क्रोमोसोम थोड़ा सा गंदा बन गया, आई एम सो सॉरी। देखो, एक क्रोमोसोम है, दूसरा भी उसके जैसा ही क्रोमोसोम है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड है, उसके पास एक ये क्रोमोसोम है, एक ये, ऐसे करके इसी के जैसा, इसके जैसा ही दूसरा क्रोमोसोम है, इसके जैसा ही दूसरा क्रोमोसोम है। तो ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिप्लॉयड सेट है, एक कंप्लीट एक क्रोमोसोम जैसा दूसरा क्रोमोसोम भी है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, इसके जैसा। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, उसमें कितने था, 2 क्रोमोसोम का सेट है, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम ये। अब यहाँ पे मान लो एक जीन है इस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे ये है कैपिटल टी है, मान लो उसी लोकेशन पे दूसरी क्रोमोसोम के ऊपर भी जीन होगी, यहाँ पे कैपिटल टी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जीन जो है उसकी दूसरी फॉर्म यहाँ पे क्या हो, स्मॉल टी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये हाइट की जीन है एक क्रोमोसोम पे, दूसरे क्रोमोसोम पे भी क्या होगी, हाइट की जीन होगी सेम लोकेशन पे। जब गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा, हाफ क्रोमोसोम जो इधर सेपरेट हो जाएंगे तो हाफ इधर, तो गैमेट्स में से दोनों में से एक ही एलील ट्रांसफर हो पाएगा। इसलिए जब गैमेट्स बनते हैं तो ये एलील एक दूसरे से सेपरेट होके आगे फिर से क्या बना रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या पता चला, वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड अनदर कैरेक्टर इज रिसेसिव। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जब उन्होंने देखा, जब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाया था तो आगे क्या बना था, ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में बना था। तो उन्होंने देखा कि कुछ जो ट्रांसफर हो रहा है, कुछ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, उन्होंने उसको नाम दिया था फैक्टर्स। लेकिन जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। आजकल हम उसको क्या बोल रहे हैं, उस फैक्टर्स को ही हमने नाम क्या दिया है, जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, सेगमेंट है डीएनए का जिसके ऊपर क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। जो एलील क्या है, एलील, अब जो जीन है, फॉर एग्जाम्पल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एक जीन इधर टॉलनेस की है, ये टॉलनेस की। अब हो सकता है इसी लोकेशन पे दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे इसी के जैसी जीन ये हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस क्रोमोसोम पे अगर इधर टी है तो इधर क्या हो, स्मॉल टी हो। इसी के ऊपर बना देते हैं, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। हो सकता है सेम लोकस पे, हो सकता है सेम लोकस पे क्या हो, स्मॉल टी हो सकता है दोनों पे क्या हो, रिसेसिव हो, दोनों पे स्मॉल टी हो। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, दीज आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, जो सेम क्रोमोसोम है जिन पे जीन की लोकेशन भी सेम है, लेकिन जीन वहां पे 2 डिफरेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, सेम फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। तो जो एक जो जीन है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, एक पे कैपिटल टी भी हो सकता था और दूसरे पे स्मॉल टी भी हो सकता था। तो कैपिटल टी, दीज आर एलील्स ऑफ जीन्स, ठीक है। जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जीन्स की उसको हम क्या बोल रहे हैं, एलील्स। होमोजाइगस जीन क्या होती है और हेटेरोजाइगस जीन क्या होती है। अब मान लो ये जो 2 क्रोमोसोम थे होमोलॉगस क्रोमोसोम, अगर इन पे दोनों सेम लोकेशन पे, मान लो ये हाइट की जीन है, ये इस क्रोमोसोम पे इधर प्रेजेंट है, इस लोकस पे, दूसरे क्रोमोसोम पे भी सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होगी। जिस जहां पे जीन प्रेजेंट है जिस लोकेशन पे, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन लोकस बोलते हैं। जीन लोकस क्या है,
जीन लोकस क्या है? लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, जीन ऑन क्रोमोसोम। लोकेशन है जीन की क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल इधर टॉल है तो इधर भी क्या होगा? टॉल होगा, ठीक है। सॉरी, इधर भी टॉल हो सकता है, या फिर इधर स्मॉल रिसेसिव फॉर्म में भी हो सकती है जीन। अगर दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर लोकस पे अगर दो जीन्स डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस जीन बोलेंगे। और अगर इन दोनों पे सेम है, इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेम, दोनों पे इधर भी टी होता इधर भी कैपिटल टी होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस जीन बोलते हैं, होमोजाइगस जीन बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। होमोलॉगस और हिट्रोजीनस और होमोजेनस जीन कौन सी होती है? यही यहाँ पे हमने पढ़ा। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसी ऑर्गेनिज्म का। फिनोटाइप क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप क्या होता है? दिखने में कैसा है, टॉल है, स्मॉल है। जीनोटाइप यानी कि जीन्स, दो जीन्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, या फिर टी टी। ये क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब पुनेट स्क्वायर क्या होता है? ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की? ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कितने जो हमारे पास पुनेट स्क्वायर जो है वो किसने दिया था? पुनेट ने दिया था। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की? कि कितने पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं किसी ऑफस्प्रिंग के। एक ऑफस्प्रिंग के यानी कि दो पेरेंट्स से उससे फर्दर कितने जीनोटाइप के फर्दर ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, हम उसको एक डायग्रामेटिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन है, कौन सी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि फर्दर जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उनका जीनोटाइप मैक्स प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? अगर हम किसी F1 जनरेशन को अगर हम क्रॉस करवा दें रिसेसिव पेरेंट के साथ या फिर रिसेसिव प्लांट के साथ, तो क्या होगा? सॉरी, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? अगर हम F1 जनरेशन को अगर हम रिसेसिव प्लांट के साथ क्या करा दें? क्रॉस पॉलिनेशन करा दें या क्रॉस करवा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। अब आप बोलोगे इसकी जरूरत क्या थी? टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत क्या है? अगर हमें मालूम करना है कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास F1 जनरेशन में टॉल प्लांट आ जाता है, टॉल, हमें उसका फिनोटाइप तो पता है लेकिन जीनोटाइप नहीं पता। अब टॉल प्लांट का जीनोटाइप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। और हमें पता करना है कि जो हमारा F1 जनरेशन का टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है। तो हम क्या करेंगे? उसको रिसेसिव प्लांट के साथ, ठीक है, रिसेसिव प्लांट के साथ हम उसको क्रॉस करवा देंगे। तो देखो क्या यहाँ पे गैमेट्स कितने बनेंगे? आप देखो, अगर हमारा टॉल प्लांट का जीनोटाइप ये था, होमोजाइगस फॉर्म में था, तो रेशो क्या आएगी आगे? सारे क्या आएंगे? ऑल टॉल
tall plants in F2 generation. अगर हमें जानना है हमारे टॉल प्लांट का जीनोटाइप कौन सा है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हम उसको रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन करवा देंगे। तो क्या होगा, सारे अगर वो कैपिटल टी है, होमोजाइगस फॉर्म में है, तो सारे के सारे प्लांट आगे टॉल बनेंगे। लेकिन अगर वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, देखते हैं क्या होगा उस कंडीशन में। If it is present in heterozygous form, then what happened? यहाँ पे देखो गैमेट्स ये बने, सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, हमारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 टॉल हैं, 2 स्मॉल हैं, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बने वो 50% टॉल थे, 50% टॉल है और 50% क्या है, 50% क्या है, स्मॉल है। इसका मतलब हम फिनोटाइप देख के ही पता कर लेंगे कि हमारा जो टॉल प्लांट था उसका जीनोटाइप क्या था। जब हम टॉल प्लांट का जीनोटाइप अगर होमोजाइगस फॉर्म में है तो सारे के सारे प्लांट टॉल बनेंगे, और अगर ये हमारा जो टॉल प्लांट जो है उसका हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है, तो 50% हमारे आगे टॉल बनेंगे और 50% स्मॉल बनेंगे। ठीक है, तो उसी रेशियो से हम बता सकते हैं कि हमारा जीनोटाइप क्या था। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक करैक्टर दूसरे करैक्टर पे क्या कर रहा था, डोमिनेंट था। तो इसी के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ही मैंडल ने 2 लॉज दिए थे। कौन कौन से, one is law of dominance, another is law of segregation. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, देखो हम बोलते हैं करैक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, जीन्स करती हैं, लेकिन जब मैंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उनको ये मालूम नहीं था कि ये जीन्स क्या है, लेकिन उनको इतना मालूम था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, फैक्टर्स दिया था। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि जो पेरेंट्स में से एक फैक्टर जो है, फैक्टर हमेशा किस फॉर्म में है, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, और ये जो फैक्टर है इनमें से एक फैक्टर डोमिनेंट है और दूसरा फैक्टर क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो इन्होंने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जो करैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पे फैक्टर्स बोल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल, जीन्स। ये फैक्टर्स क्या है, जीन्स, जो करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो हम बोलते हैं जीन्स पेयर्स में होती हैं। ठीक है, और इन फैक्टर्स में से एक जो है फैक्टर वो डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स क्या है, बेसिकली फैक्टर्स जीन्स हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं था तो उन्होंने इसका नाम फैक्टर्स दिया था। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, हमें मालूम है जीन जो होती है, जीन कहाँ होती है, क्रोमोसोम के ऊपर, और मान लो एक क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ टॉल वाली जीन है, तो उसी लोकस पे, उसी पोजीशन पे दूसरे क्रोमोसोम पे भी टॉल वाली जीन होगी। अब जब गैमेट्स बनेंगे तो ये डिप्लॉइड और जो हैप्लॉइड सेट, एक सेट इधर चला जाएगा। मान लो ये 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे एक कोई और जीन है, यहाँ पे कोई और जीन है, यहाँ पे कोई और जीन है। अब जब गैमेट बनेंगे तो ये हाफ क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, गैमेट्स बनेंगे तो मियोसिस होगी, तो ये डिप्लॉइड सेट था, ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो जीन्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सैग्रीगेट हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो जीन्स हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और या फिर सैग्रीगेट हो जाती हैं। ठीक है,
होमोजाइगस पेरेंट क्या होते हैं? अगर दोनों जीन सेम फॉर्म में प्रेजेंट है, कैपिटल टी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। वो आगे जो गैमेट्स बनाएंगे तो क्या होगा? ये तो दो सेल्स बनेंगे, इन दोनों में क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल आएगा। हेट्रोजाइगस पेरेंट कौन सा हुआ? अगर एक जीन के ऊपर टॉल है, दूसरे पे क्या हो जाए? स्मॉल हो जाए, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस पेरेंट, क्योंकि उससे आगे जो गैमेट्स बनेंगे वो भी क्या होंगे? डिफरेंट बनेंगे। ठीक है। अब मैंडल ने बोला था एक करैक्टर डोमिनेंट करता है, डोमिनेंट होता है, दूसरा करैक्टर रिसेसिव है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन बीच में उन्होंने देखा कि हर एक करैक्टर जो है वो दूसरे पे क्या है? डोमिनेंट नहीं कर रहा है ना। तो उसी तरीके से ये एग्जाम्पल क्या है इसकी? मेन एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स या एंटीहेरिनम के फ्लावर्स। ये हमारे स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स हैं। ये हमारे स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स हैं, जिसमें फ्लावर्स पिंक भी हैं, व्हाइट भी हैं, और बीच वाला कलर भी रेड भी है, पिंक भी है और व्हाइट भी है। यानी कि यहाँ पे क्या है? तीन कलर्स प्रेजेंट हैं। तो स्नैपड्रैगन क्या बोल रहा है? स्नैपड्रैगन में क्या है? स्नैपड्रैगन का फ्लावर्स हमें क्या शो करता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे है बेटा? क्योंकि स्नैपड्रैगन में क्या है? एक रेड फ्लावर है। अगर रेड को हम व्हाइट के साथ क्रॉस करवाएं तो आगे रेड बनना चाहिए था। रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस कराएं तो आगे व्हाइट बनना चाहिए था, सॉरी रेड बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रेड नहीं बनता है, यहाँ पे पिंक बन जाता है। ठीक है। पिंक बन जाता है मीन्स रेड और व्हाइट के बीच का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो रेड कलर है वो व्हाइट पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि इनकम्प्लीट की डोमिनेंस की एग्जाम्पल क्या है? तो आपने बोलना है स्नैपड्रैगन या फिर एंटीहीरिनम के जो प्लांट है वो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमें मालूम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो बनती है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक, तो वहां पे क्या है? वहां पे जो रेशो बनी थी फिनोटाइपिक वो कौन सी थी? 3:1। लेकिन यहाँ जीनोटाइपिक थी 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो सेम होती है। क्या होती है? 1:2:1। अब ऐसा भी आ सकता है, बताओ कौन से प्रिंसिपल यानी कि कौन सी उसमें क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो सेम है, तो किसमें है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस क्या होता है? कोडोमिनेंस क्या है? सबसे पहले देखो हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा? रेड फ्लावर्स को व्हाइट के साथ, रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था? रेड बनना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे रेड नहीं बन के क्या बनता है? यहाँ पे पिंक बन गया। यहाँ पे कौन सा फ्लावर बन गया था? पिंक बन गया था। यानी कि रेड जो है कंप्लीटली व्हाइट पे डोमिनेंट नहीं है। इसको हमने बोला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हमने क्या बोला था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला था। ठीक है। अब देखो कोडोमिनेंस क्या होता है। कभी कभी क्या होता है? कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस की एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स में क्या है? ब्लड ग्रुप हमारा किसकी वजह से होता है? सबसे पहले देखें,
कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल क्या है? ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल क्या है? ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स पे ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है? ए ब्लड ग्रुप भी होता है, बी ब्लड ग्रुप भी होता है, और कौन सा होता है? ए और बी भी होता है, और ओ ब्लड ग्रुप भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन सब ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन्स हैं। उन जीन्स का नाम क्या है? आई जीन। ठीक है, आई जीन जो है वो क्या करती है? हर एक ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप क्यों डिफरेंट है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग का ब्लड दूसरे ह्यूमन बीइंग के ब्लड से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग के जो ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज के ऊपर क्या होती है? हमें पता है आरबीसीज क्या है? सेल है। सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होंगी, क्योंकि मालूम है हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और लिपिड दोनों होते हैं। अब इन प्रोटीन्स के ऊपर कुछ आरबीसीज में, कुछ ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज पे शुगर मॉलिक्यूल अटैच होता है इन प्रोटीन के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये शुगर मॉलिक्यूल जो है वो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट होगा और दूसरे के अंदर क्या होगा? डिफरेंट होगा। कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट होगा, दूसरी ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट होगा। अब ये शुगर मॉलिक्यूल जीन से कैसे कंट्रोल हो रहा है? इन शुगर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने वाली जो जीन्स हैं वो जीन्स कौन सी हैं? आई ए जीन जो है वो क्या करती है? यहाँ पे डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगी। फॉर एग्जाम्पल कौन सा? एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइडेज। इस पे एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइडेज, सॉरी, यहाँ पे कौन सा शुगर मॉलिक्यूल ट्रांसफर करेगी? ए जीन जो है एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन करेगी, और बी जो है वो ग्लैक्टोज को ट्रांसफर करेगी। एक आरबीसीज के ऊपर ए जीन है जिसके पास और बी जीन है, उनके आरबीसीज के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? शुगर मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या है? शुगर मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट है। बी के पास डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल है, बी की आरबीसीज के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल है, इसकी आरबीसीज, बी ब्लड ग्रुप वाले की आरबीसीज पे डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल है। अब ए के पास शुगर मॉलिक्यूल कौन सा है? ए वाले ब्लड ग्रुप के पर्सन के पास ये शुगर मॉलिक्यूल है एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन, और बी के पास कौन सा है? बी के पास है बी के पास कौन सा है? ग्लैक्टोज शुगर है। ठीक है, अब इसीलिए दोनों के दोनों जो आरबीसीज हैं वो डिफरेंट है। अगर एक का ब्लड ग्रुप दूसरे को दे दिया जाए तो क्या होगा? दूसरे का जो बॉडी है वो उसको एज अ एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगी। एंटीजन क्या होता है? एनी फॉरेन पार्टिकल जिसको बॉडी हमारी जो है फॉरेन पार्टिकल रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है, अगर हम ए ह्यूमन बीइंग को, ए जो ब्लड ग्रुप है आई बी और आई जीन, ठीक है, जीन कौन सी है? आई और ए बी। ठीक है, अब इसके गैमेट्स कौन से बनेंगे? आई ए, आई के जो ये कैसे सेपरेट होंगे ड्यूरिंग अब इसके आगे आई ए और आई बी का क्या बनेगा? आगे फर्दर जो ब्लड ग्रुप बनेगा आई ए और बी, यानी कि दोनों की दोनों जीन्स जो है वो एक्सप्रेस हो रही हैं किसमें? ऑफस्प्रिंग में क्या है? दोनों जीन्स जो है अपना एक्सप्रेशन शो कर रही हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास दोनों टाइप्स के शुगर मॉलिक्यूल होंगे, कहां पे? आरबीसीज के ऊपर,
और ए वाले के पास सिर्फ एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन होगा, बी वाले के पास सिर्फ गैलेक्टोज होगा। लेकिन ये जीन जब आगे क्या होगा, मैरिज होगी, यहाँ पे गैमीट्स जो फ्यूज होंगे, ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई, ए और बी। ए बी ब्लड ग्रुप होगा और ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, दोनों जीन्स क्या होंगी, एक्सप्रेस करेंगी इक्वली। जब दोनों जीन्स एक्सप्रेस करती है इक्वली उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मींस बोथ आर डोमिनेंट आर इक्वली एक्सप्रेसिंग ईच अदर, राइट। तो कोडोमिनेंस की एग्जांपल क्या है हमारा, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स में क्या है, पैंडल ने पहले सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी किया, लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, अब वो देखना चाहते हैं कि जो दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस कैसे हो रही है, ठीक है। मतलब दो कैरेक्टर्स आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग में क्या इकट्ठे ट्रांसफर हो रहे हैं या वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यही देखने के लिए उन्होंने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने लिया एक राउंड सीड और येलो कलर का, रिंकल्ड और ग्रीन लिया। अब उन्होंने क्या किया, दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, कौन कौन से, राउंड और येलो सीड। एक प्लांट में एक जो प्लांट है वो राउंड और येलो सीड बना रहा है और एक प्लांट जो है रिंकल्ड और ग्रीन सीड बना रहा है। अब वो देखना चाहते हैं कि फर्दर आगे क्या राउंड और येलो जीन्स क्या हमेशा साथ में रहेंगे ऑफस्प्रिंग में या ये जीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्टली इन दोनों को क्रॉस कराया, इन दोनों प्लांट्स को, जो प्लांट्स राउंड और येलो प्रोड्यूस कर रहे थे सीड्स और जो प्लांट्स रिंकल्ड और ग्रीन सीड प्रोड्यूस कर रहे थे उनको आपस में क्रॉस कराया। तो उन्होंने आगे देखा कि जो राउंड और येलो सीड है वो जो कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है किस पे, ग्रीन और रिंकल्ड पे, ठीक है। अब रिंकल्ड और ग्रीन पे ये डोमिनेंट है, ये तो पर मालूम चल गया उनको कि राउंड और येलो रिंकल्ड और ग्रीन पे डोमिनेंट है। अब वो देखना चाहते हैं कि क्या राउंड और येलो का कैरेक्टर जो है, सीड का राउंड और येलो कैरेक्टर, क्या ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं या फिर येलो के साथ रिंकल्ड वाला भी येलो हो सकता है। तो वो ये देखने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको फर्दर क्या किया, सेल्फिंग की, ठीक है। सेल्फिंग मींस सेल्फ पॉलिनेशन करी। सेल्फ पॉलिनेशन में अब गैमीट्स कौन से बने बताओ, गैमीट्स कौन से कॉम्बिनेशन में बनेंगे, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, आर छोटा आर, ये स्मॉल वाई और आर, ठीक है। तो ये जो गैमीट्स थे, ये यहाँ पे गैमीट्स, तो इनके जो पॉसिबल आगे फर्दर F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि राउंड और येलो सीड्स तो बने हैं लेकिन राउंड के साथ कौन सा कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे राउंड और येलो भी है, रिंकल्ड और येलो भी है और राउंड और ग्रीन सीड भी है, ठीक है। उन्होंने देखा राउंड और येलो हमेशा साथ नहीं रह रहे कैरेक्टर, राउंड के साथ येलो भी आ सकता है, राउंड के साथ येलो भी आ सकता है और राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है। मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स जरूरी नहीं है कि आगे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें राउंड और येलो जो है साथ में रहेंगे कैरेक्टर, वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। अब ये बात समझ में आ गई, वो सेपरेट हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे F2 जनरेशन में उन्होंने देखा रेशो क्या बनी थी, 9:3:3:1, ठीक है। अब उन्होंने बोला इसी चीज के बेसिस पे उन्होंने देखा दो कैरेक्टर जो हैं वो हमेशा साथ नहीं रह रहे। क्यों साथ नहीं रह रहे, क्योंकि उन्होंने बोला कि दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं, यानी कि दोनों कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया लॉ दिया कि कैरेक्टर जरूरी नहीं है साथ में रहेंगे ऑफस्प्रिंग में, दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर और दे कैन बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसलिए उन्होंने लॉ दिया, कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। उन्होंने कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि जो कैरेक्टर्स है वो हमेशा मालूम है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसके जैसा ही दूसरा, सॉरी, अब इस क्रोमोसोम पे मान लो कौन सा था, राउंड था, इस क्रोमोसोम पे मान लो एक जीन थी जो क्या कर रही थी, सीड का शेप डिफाइन कर रही थी कि वो राउंड है या फिर येलो। तो अब देखते हैं, यहां पे राउंड, यहां पे क्या हो सकता है, राउंड के साथ ये शेप का जीन है तो शेप का जीन यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे राउंड है तो यहाँ हो सकता है शेप का जीन रिंकल्ड हो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम पे हो सकता है कलर का हो, कौन सा, येलो, और यहाँ पे हो सकता है ग्रीन हो। ठीक है, अब मालूम है हमें कि मान लो यहाँ पे शेप का जीन है तो दूसरे क्रोमोसोम पे शेप का भी जीन होगा। अब वो शेप का जीन रिंकल्ड भी हो सकता है और राउंड भी हो सकता है, दोनों पे राउंड भी हो सकता था। यहाँ पे येलो है, यहाँ पे क्या है, जो रिंकल्ड। अब उन्होंने क्या किया, हाइब्रिड बनाया था, तो एक जगह पे क्रोमोसोम पे क्या होगा, राउंड होगा, दूसरे पे रिंकल्ड होगा। यहाँ पे येलो है तो यहाँ पे ग्रीन होगा, दूसरे क्रोमोसोम पे कलर का सेम जीन होगा लेकिन ग्रीन होगा। अब ये जब ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ये दोनों कैरेक्टर साथ में रहेंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि जब मियोसिस होगी तो ये जो राउंड है इसके साथ ग्रीन वाला क्रोमोसोम जरूरी, क्रोमोसोम कैसे, ये क्रोमोसोम अलाइन करते हैं ड्यूरिंग, जब मियोसिस होती है तो मेटाफेज पे आते हैं एक दूसरे के सामने, तो जब एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना राउंड के साथ यही वाला येलो वाला नीचे क्रोमोसोम आके फिक्स हो जाए, उसको नहीं मालूम है कि ऊपर राउंड है तो मुझे इधर रहना है दूसरे क्रोमोसोम को, इस जगह पे छोटा वाला वाई भी आ सकता था, इस जगह पे ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता था कि यहाँ पे स्मॉल वाई है, राउंड के साथ ग्रीन आ गया, इसके साथ येलो आ गया। तो जब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या है, ये जो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन अलग बन सकता है और जिसकी वजह से जीन्स का कॉम्बिनेशन भी अलग बन सकता है, यानी कि जो दो जीन्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रही है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि वो दोनों जीन्स क्या हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है या अलाइनमेंट ड्यूरिंग मियोसिस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। राउंड के साथ यहाँ दूसरे क्रोमोसोम पे येलो भी हो सकता था, ग्रीन वाला क्रोमोसोम भी तो इस साइड आ सकता था, मतलब अगर जो जहां पे आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि राउंड वाले के साथ दूसरा क्रोमोसोम जो है वो येलो ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि जो जीन्स हैं, टू जीन्स, जो जीन्स हैं डिफरेंट ट्रेड्स की, वो जरूरी नहीं है साथ रहें, दे कैन बी इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड इन द गैमेट्स। ठीक है, अब ऐसा कब होगा, जब दो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे होंगे। अब देखते हैं, अगर अब क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मैंडल के लॉज को दोबारा से किसने स्टडी किया था, थ्री साइंटिस्ट ने, डी वेरिस, कॉरेंस एंड टेशरमार्क ने। ठीक है, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सूटन एंड बॉवरी ने। ठीक है, अब इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कैसे दी, क्योंकि जब ये स्टडी कर रहे थे तब तक टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, माइक्रोस्कोप थे वेल डेवलप्ड,
ड्यूरिंग मियोसिस क्या चेंजेस आ रही है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, वो स्टडी कर सकते थे। और उन्होंने देखा कि जब मियोसिस हो रही है तो क्या चीज ट्रांसफर हो रही है। उन्होंने देखा जब मियोसिस हो रही है तो क्रोमोसोम एक दूसरे से हैप्लॉइड मियोसिस में क्या हुआ, क्रोमोसोम हाफ हो गए जब गैमेट्स बन रहे हैं। तो यानी कि क्रोमोसोम का जो डिप्लॉइड सेट था वो एक दूसरे से अलग हो रहा है, हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए, तो आधे क्रोमोसोम इधर आधे उधर। तो यानी कि उन्होंने क्रोमोसोम की मूवमेंट देखी। अब क्रोमोसोम की वजह से उन्होंने देखा जब क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं ड्यूरिंग मियोसिस, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, उसके साथ ही जीन्स क्या हो रही हैं, कैरेक्टर्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बोलती है कि जो क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होती हैं, फैक्टर्स है प्रेजेंट, और वही फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो है हमेशा सेट में प्रेजेंट होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, कहाँ पे, एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। अब ये जो क्रोमोसोम है ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं, जिसको हम एक क्रोमोसोम उसके जैसा ही होमोलॉगस पेयर दूसरा होता है। अब ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन ये पेयर्ड क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। और जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात हो रही है, जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो उनकी जीन्स भी सेपरेट हो जाएंगी। तो यही क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, अब तक हम बात कर रहे थे, अब तक हम बात कर रहे थे कि अगर जीन्स दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं तो ड्यूरिंग मियोसिस वो सेपरेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक येलो जीन इधर थी, ग्रीन इधर थी, दूसरा क्रोमोसोम है वहां पे क्या थी, रिंकल्ड थी मान लो, और यहाँ पे कौन सी थी, राउंड थी और रिंकल्ड थी। ठीक है, अब ये जब क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स जो है अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, एक येलो इधर है और राउंड इधर है, तो ये दोनों जो है वो आपस में इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रही है। लेकिन अगर हम देखें एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर कोई जीन मान लो यहाँ पे टॉलनेस की जीन है, इसी के साथ दूसरी राउंड वाली जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे इसी के जैसा टॉल की जगह यहाँ पे टॉल भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, इसी के होमोलॉगस पेयर पे सेम जीन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होगी, मान लो रिंकल। अगर कोई जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दो जीन्स टॉलनेस की और शेप की जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अब बताओ जब गैमेट्स बनेंगे, मियोसिस होगी, तो क्या ये जीन्स आपस में सेपरेट होंगी? चांसेस है। क्यों चांसेस है कि नहीं सेपरेट होंगी? क्यों? क्योंकि जब मियोसिस होगी एक होमोलॉगस क्रोमोसोम इधर चला जाएगा एक गैमेट में, दूसरा उधर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जीन है एक क्रोमोसोम पे जितनी जीन होगी वो एक गैमेट में चली गई, दूसरे पे दूसरे में चली गई। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो जीन्स क्रोमोसोम पे एक दूसरे के बहुत पास पास प्रेजेंट होती हैं, तो जब वो जहां पे क्रोमोसोम जाएगा वो जीन वहीं ट्रांसफर हो जाएगी उसी गैमेट में। तो ऐसी जीन जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स। ऐसी जीन्स जिन जो मियोसिस के टाइम सेपरेट होने के चांसेस जिनके बहुत कम हैं और एक दूसरे के बहुत पास पास प्रेजेंट है, ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। और वो हमेशा साथ में ट्रांसफर होंगी अनटिल की रिकॉम्बिनेशन ना हो। तो ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। और इस ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, हाँ, व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस?
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब पॉली मीन्स बहुत सारी, जीन्स, जेनिक मीन्स जीन्स, पॉलीजेनिक दो वर्ड्स हैं बेटा। पॉली मीन्स बहुत सारी, जेनिक मीन्स जीन्स। अब जब बहुत सारी जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हो, जनरली हमने देखा है एक जीन वन फंक्शन, लेकिन जब एक बहुत सारी जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या एग्जांपल्स हैं? हाइट इन ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में हाइट देखी होगी, हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सिर्फ टॉल और स्मॉल पर्सन नहीं है, बहुत डिफरेंट हाइट के पर्सन है। तो कोई छोटा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, तो डिफरेंट हाइट के पर्सन देखने को मिलते हैं हमें किसमें? ह्यूमन बींग्स में। उसी तरह से स्किन का कलर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल व्हाइट, बहुत गोरे लोग हैं, फेयर हैं, और बहुत ज्यादा डार्क हैं। डिफरेंट स्किन टोन्स के जो है पर्सन जो है वो प्रेजेंट है। तो यानी कि ये दोनों कैरेक्टर्स, हाइट का और कलर, स्किन कलर का, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी जीन्स इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आपके एग्जाम में आएगा तो आपको याद रखना है कि हाइट और स्किन कलर जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल है, ठीक है। स्किन कलर के लिए 3 जीन्स हैं, ए बी सी। अगर ये तीनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो पर्सन विल बी वेरी डार्क, ठीक है। और अगर ये तीनों रिसेसिव फॉर्म में है तो द पर्सन विल बी वेरी वेरी फेयर, ओके। अगर इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन है देन इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा, ठीक है। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? नाउ व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी क्या होता है? जब एक सिंगल जीन जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है, ठीक है। पॉलीजेनिक में क्या था? बहुत सारी जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी। और प्लियोट्रॉपी में क्या है? जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या है? फिनाइल कीटोनूरिया की, ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया जो है डिजीज है जिसमें क्या होता है? म्यूटेशन हो जाती है उस जीन में, कौन सी जीन में? जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को बनाती है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का काम क्या है? फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना। अब हम इसको देखते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या है? सॉरी, फिनाइल कीटोनूरिया में क्या है? ये एक डिजीज है। इसमें क्या होता है? जो जनरली क्या होता है? फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, टायरोसिन में। इसको कौन कन्वर्ट करता है? फिनाइल एलेनिन, सॉरी एक मिनट, इसको जो है वो कौन करता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिनाइल एडेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब देखो, फिनाइल कीटोनूरिया जो डिजीज है उसमें क्या होता है? जनरली जो फिनाइल एलेनिन है हमारा नॉर्मल बॉडी में टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसको कौन कन्वर्ट करता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट करता है। अब इस एंजाइम को बनाने वाली कोई जीन होगी। अब अगर वो जीन म्यूटेट हो जाएगी तो क्या होगा? ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पाएगा, तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा।
तो यही चीज होती है फिनाइल कीटोनूरिया में, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो है डिपॉजिट हो जाता है सेल्स में, डिपॉजिट हो जाता है सेल्स ऑफ ब्रेन, और क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन करता है, प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है उस जीन में जो कि इसको कन्वर्ट करती थी टायरोसिन में। अब फिनाइल कीटोनूरिया में क्या हो रहा है, ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, बड़े सारे इफेक्ट शो कर रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको प्लियोट्रॉपी बोल रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गई कि इसमें जो फिनाइल एलेनिन डिपॉजिट होगा वो क्या करेगा, मेंटल रिटार्डेशन कर देगा और स्किन पिगमेंटेशन कर देगा और रिडक्शन इन हेयर कर देगा। ठीक है, ये हमारा ये हो गया आज। हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए मैंडल ने किस प्लांट को चूज किया था, कौन कौन से कैरेक्टर्स चूज किए थे, और कैसे जो ये इनहेरिटेंस जो है ये हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमारे कैरेक्टर्स थे हमने डिफरेंट पढ़े, और कैसे इनकी इनहेरिटेंस हुई, और प्लियोट्रॉपी, ये सब चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, तो इसको आप जरूर रिवाइज करना, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लियोट्रॉपी क्या है, अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर रिवाइज करना। और इसके जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, इसमें क्या हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, तब तक आप इसको रिवाइज करो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।